एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस को हम रिकैप कर रहे हैं और उस टॉपिक के क्वेश्चंस की बहाने से हम न सिर्फ उसकी पूरी थ्योरी को देख रहे हैं बल्कि अपनी टाइम बाउंड टेस्ट प्रैक्टिस भी पढ़ा रहे हैं। क्या करना होगा, किस तरह से करना है आपको? तो बच्चों आपको मेरे साथ इनको सॉल्व करना है। मतलब मैं आपके सामने क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा, 10 सेकंड रुकूंगा, इंतजार करूंगा कि आप उसे कर सकें तो तत्काल मुझसे पहले कर डालें, तो 10 सेकंड रुकूंगा। फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और अगर उसमें थ्योरी के कुछ महीन और अच्छे पॉइंट्स हैं तो वो सब आपको फिर से दोबारा बताएंगे। जैसे थ्योरी पढ़ाई थी सब कुछ तो दोबारा नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, उन सब की रीचर्चा करेंगे ताकि आप बढ़िया से उनको, अगर आपके माइंड में थोड़े से धुंधले हो गए हैं तो साफ हो जाए, अगर पहले हम क्लियर थे तो क्लियर हो जाए, चीजें पॉलिश हो जाए, चमक आ जाए, आप चमकने लग जाए। इसी की है तैयारी। तो अब देर किस बात की है भाई, शुरू करें। चलिए आगाज करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस आपको मुझसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, राइट? तो स्कोर निकालिएगा अगेन और बताइएगा कितना स्कोर रहा आपकी आज की क्लास का। अब स्ट्रक्चर एक चीज और, रिवीजन सेशंस क्योंकि वेल प्लान्ड है, पहले से आपको पता है। अगर आप उस चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करके इस सेशन में बैठे हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, जितना भी आपको लगता है, थ्योरी एक बार साल रिवाइज कर लीजिए, डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला देख लीजिए और तब आपको इस रिवीजन सेशन का कम से कम 10 टाइम्स फायदा ज्यादा मिलेगा, राइट? चलो बिल्कुल देयर वी आर। एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज when atoms are bombarded with alpha particles, atoms from alpha particles से bombard कर रहे हैं, only a few in a million suffer deflection, others pass out undeflected. This is because classical question है ये, Rutherford experiment है उस पर, है ना? कि आपके पास एक गोल्ड फॉइल है, उसको अल्फा आपने डाले तो लाखों करोड़ों में से कुछ ऐसे थे जो कि इधर-उधर हिले डुले, बाकी तो सारे के सारे बस उस कॉइल को या उस फॉइल को चीरते हुए आर-पार निकल गए, अनडिफ्लेक्टेड, उन पर असर ही नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऑप्शन है ए, द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन द मूविंग अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल। अल्फा पार्टिकल पर ज्यादा रिपल्शन वगैरह की फील नहीं आई, कम रिपल्शन था, इसलिए वैसे चल रहे थे, निकल गए। बी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्ट on alpha particle to the oppositely charged electrons is very small. अल्फा पार्टिकल पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ज्यादा सिग्निफिकेंट फोर्स नहीं लगा पाते, अच्छी बात है। सी, there is only one nucleus and large number of electrons. And D, the nucleus occupies much smaller volume as compared to the volume of। चार ऑप्शंस हैं, चार ऑफर्स हैं, आपको तय करना है कौन सा है सही और कौन सा नहीं। क्या आपने मन बना लिया? ओ वाह, ये क्या है? क्लासिकल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप देखें, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स दाग रहे हैं, अच्छा, और जा रहे हैं और जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसी रास्ते पे धड़ाक से आर-पार निकल जाते हैं। अधिकांश वैसे के वैसे ही चले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट होते हैं और बहुत कम ऐसे हैं जो लौट के भी आ जाते हैं। अब किसी दीवार पर आप गेंद फेंकें तो टकरा के वापस आती है, दीवार के आर-पार थोड़ी निकल जाती है। हाँ जी, तो कायदे में तो जैसे जिस बीच में ये गोल्ड फॉइल है जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स हम दाग रहे थे, इनको टकरा के वापस आ जाना चाहिए था। अगर दीवार वास्तव में ठोस ठोस होती, और अगर उस दीवार में हवा महल की तरह खिड़कियां हैं और खुली हुई है तो क्या होगा कि उस पर आप बॉल मारेंगे, जहां खिड़की है झोंका है उसके आर-पार निकल जाएगी बॉल, अगर उसमें जगह है बाहर निकलना है तो, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा पार्टिकल आर-पार निकल रहे हैं, तो इसका एक ही अर्थ है, या इसका अर्थ ये है कि एटम, जिस एटम से मिलकर वो गोल्ड फॉइल बनी है, दिख बहुत रहा है पर वो लगभग खाली जगह है। उसमें न्यूक्लियस जो है वो तो बहुत जरा सी जगह घेरता है जहां एक्चुअली मास कॉन्सेंट्रेटेड है किसका, एटम का, और उसके आसपास की जो जगह खाली पड़ी है तो निकल जाए, कौन रोक रहा है उनको, इसलिए निकल जाते हैं, ऐसा होता है, अच्छी बात है। तो द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ एटम, ये है। ऑल्दो हल्का सा अधूरा पने उत्तर में, उत्तर थोड़ा लंबा है, बट सबसे क्लोज ऑप्शन जो है वो है ए, राइट? देयर वी आर। तो पहला क्वेश्चन कैसा हुआ, सही हुआ गलत मार्क कीजिएगा, अकॉर्डिंगली +3 या -1 जो मार्क्स आपको स्वयं को देने हैं दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हां देखो क्या है, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 पर सेकंड? कैलकुलेशन, जी हां, 1 मोल फोटॉन्स हैं, हां होंगे, फ्रीक्वेंसी 250 पर सेकंड है, E इज h न्यू, h होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड और फ्रीक्वेंसी है 250 पर सेकंड। सेकंड पर सेकंड पढ़ ले, दिया जाता है 6.626 × 250 × 10⁻34 जूल्स। मेरे भाई ये क्या है? ये एनर्जी एक फोटॉन की, और 1 मोल फोटॉन, तो E ऑफ 1 मोल फोटोन इज एवोगैड्रोस नंबर 6.023 × 10⁻23, जो 22 लिखते हैं हम तो लगभग 6 पकड़ेंगे, है ना? इनटू ये गंदगी 6.626 × 250 × 10⁻34 गंदगी। कैसे करेंगे इसे? अब यहाँ 1 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 अर्ग, 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे सब लिखा हुआ है। तो आप देखो इनकी वैल्यूज में बड़ा अंतर है, तो हमें ज्यादा हमें तो पक्का पता लगेगा कि सब कुछ मल्टीप्लाई करके लगभग आना तो नहीं। अब देखते हैं जूल में क्या आया, यहाँ पे यूनिट जूल क्या लिखा है, 23 और -34, अगर 250 का ही कर देते 24 हो जाएगा, 24 में से 34 चला गया, कितना हो गया? 6.022 × 6.626 × 25 × 10⁻24, ऐसा है। अब कुछ भी कर लें, ये जितनी गंदगी से मल्टीप्लाई कर लें तो भी 1 जूल तो है, बहुत ही कम छोटी सी संख्या है, जैसे 6 6 36 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? लगभग 900 पास आ जाएगा, 1000 के आसपास आ जाएगा। तो ये हम 1000 या 900 भी आएगा तो 10⁻7 की रेंज में होगा, जूल तो कहीं से नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, और ये कितना है? अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, ये आपने मल्टीप्लाई कैसे किया, कैसे निकाला? अप्रॉक्सीमेट निकाला था ना, निकाल लिया, तुमने निकाल लेते हो, कर लेते हैं जी, चिंता नहीं आती, थोड़ी बहुत है ना। आप तो एक तो क्या मल्टीप्लाई करो ना रफ, इसको हटा दो तुम, जो गंदी बहुत संख्या है जो महत्वपूर्ण नहीं है। 6.626 छोटे, इसको क्या उसको 6 6 6 36 36 6 36 39 39.6 आया, उससे थोड़ा सा ज्यादा, वैसे तो 39.6 39.7 हो जाता है, सब होता है। आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर भाग गया 40 मान लेते हैं, ये हो गया 40, अच्छा 40 तो 25, हाँ 25 × 4 होता है 100, तो 40 के साथ हो जाएगा 1000। अब देखो ना, लेकिन तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻7 जूल्स, इतनी सी बात है। अच्छा ये है, इतना है। व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ
ऐसे कैलकुलेट मैं आपको समझा रहा हूं, इतना बोल बोल के बक बक कर रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम लगता है सिंपल सा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन क्या किया, h और न्यू मल्टीप्लाई किया, तो उसमें क्या किया, उसमें आपको नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक अर्ग कितना होता है, 1 अर्ग। अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी बहुत कम है, 10 -19 जूल तो आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं आएगा। हाँ जी, माइक्रो इलेक्ट्रॉन ये है 10 -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हिच इज 1.7 बिल्कुल भी नहीं आएगा। अरे अर्ग दिख तो रहा है साफ सब्जी, 10 -7 जूल कितना होता है, ये होता है एक अर्ग। अच्छा तो आंसर क्या है, सी आंसर है 1 अर्ग। ओह ऐसा है, हाँ जी। और ये जो समय हमने इसको लगाया था, इसकी बजाय आप 10 की पावर देखते ना, उससे भी निकाल सकते थे। क्यों, यहाँ 10 -10 आ गया। अब हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत अंदर बढ़ जाएगा 2000 का, कि मल्टीप्लिकेशन का, पर 10 -10 10 -19 नहीं हो सकता, 10 -25 नहीं हो सकता। तो बी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो गया, ए पहले खत्म हो गया था, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं भी करते, तो लेने के एक ही ऑप्शन बचती है, सी, वही होगी। आई कैन सी दैट, है ना। तो डायरेक्ट करें या शॉर्टकट मार लें, ऐसे ऑप्शंस देखकर एलिमिनेशन से कर लें, आ जाएगा आपके पास। बोलने में जितना मैं तार से बोला है, एक्चुअल कैलकुलेशन में इसका 10वां हिस्सा ही लगेगा और फटाक हो जाएगा, सी इज द आंसर। यू सी दैट? यस। फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने, E बराबर h न्यू बराबर h c अपॉन लैम्डा। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में था क्या, प्लैंक का लिखा था, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के तौर पर ट्रैवल करती है, जिनको कहते हैं फोटॉन्स, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। एनर्जी ऑफ एवरी पैकेट इज h न्यू, व्हिच इज h c बाय लैम्डा, या h है प्लैंक्स कांस्टेंट। और पहली बात, प्लैंक ने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहा कि जो पार्टिकल्स हैं, इनमें वेव नेचर भी है, जो कि फ्रीक्वेंसी है लैम्डा से पता चलता है, और इनमें पार्टिकल नेचर भी है, जो कि एनर्जी एक पैकेट की है। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को जोड़कर एक साथ फॉर्मूला देने का महान काम किया था प्लैंक ने, इसलिए प्लैंक का बड़ा सम्मान भी है। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें थी, जो मुझे आपको याद दिलानी थी, राइट। एंड वंस यू रिवाइज दैट, तो आइए अब अगले चरण पर आ जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हां पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन, maximum kinetic energy E of photoelectrons ejected by light of a certain wavelength from a metal is measured as a function of intensity I of light. अच्छा, which one of the graphs represents the way it depends on I? इंटेंसिटी ये क्या आ गई, ये तो हमने देखी ही नहीं, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं, हमें तो कुछ याद ही नहीं आता क्या होता था। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करी जा रही है यहाँ पर। आपको फॉर्मूला याद है क्या, क्या के ई मैक्स क्या था, इट इज एच न्यू माइनस न्यू नॉट, या एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, कुछ भी इस टाइप से, या ई माइनस ई नॉट, कुछ भी जो भी आपके ऐसे, सब कुछ याद नहीं आ रहा। मैं आपको 2 मिनट में, अगर आपके सामने ग्राफ है, ए बी है, मैं सीधी दिखा देता हूँ, अगर आपको आ रहा है तो अपना आंसर चुन लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरी बात सुन लीजिए। पता नहीं क्या बोलते जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा, आप एबीसीडी में तो मारिए, देखिए तो सही क्या है, आगे पता चला आंसर लिख लीजिए। लेकिन अगेन हमें सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हमें तो इसके बहाने से पूरा कांसेप्ट रिवाइज करना है। अच्छा तो क्या था वो, यहाँ देखो ये था, वाओ क्या हुआ है, ये मेटल की प्लेट्स हैं और टॉर्च क्या कर रहे हो, लाइट गिरा रहे हो। अच्छा और होता क्या है, देखो तुम ऐसा समझो, मैं 2 मिनट में सब बता रहा हूँ। यहाँ इलेक्ट्रॉन नाचते रहते हैं, हाँ जी, लाइट पड़ी, पटाख पड़ी, और जैसे ही फोटोन पड़ा इलेक्ट्रॉन पर, फोटोन की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन में समा जाता है, हम रहना, हम तुम रहना, तुम है ना, इन पर तुम ही तुम रहे, हम तो गायब हो। फोटोन गायब हो जाता है और बस मरते मरते अपने इलेक्ट्रॉन को, वो जिस इलेक्ट्रॉन में समा उसको एनर्जी देता है, अपनी पूरी एनर्जी 100% छोड़ देता है। उस एनर्जी को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन धड़ाम कूदता है ऊपर। अच्छा जी, क्यों कूदने लगते हैं ना एनर्जी पाकर, है ना। जैसे आप प्रोजेक्ट चाटा मार दीजिए, क्या होगा, उस एनर्जी मिल जाएगी, तो क्या होगा, कूदेगा, तो आपको भी ट्रबल होगी, देखिए है ना। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन कूदा, और जो कूदा ऊपर गया, तो 2 ऑप्शन है, अगर वो बहुत ऊपर निकल गया तो फ्री हो गया और जाने वाले कभी लौट नहीं आया। अच्छा, और अगर सफिशिएंट एनर्जी न मिल सकी तो कूद के धड़ाम से वापस गिरेगा, जो वापस गिरेगा उनको इज्जत, वी डोंट केयर। लेकिन जो ऐसे कूदे, जो लौट के घर ना आए, जो निकल गए बेचारे, है ना, वो उनके लिए हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा दिया। अच्छा, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लाइट चमकाने पर इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल गए, अच्छी बात है। कितनी एनर्जी लेके निकले हैं, वेल लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी है, कितनी एनर्जी लेके निकले हैं, जितनी खाई थी उसको लेके भाग गए, कुछ खर्च भी हुई है। एक है एनर्जी इंसिडेंट, which is energy of photon, एक फोटोन की एनर्जी खा सकते हैं, which is hc by lambda या h nu या e जिसको कहते हैं। आने वाली एनर्जी, this is energy gained by a photo electron। फोटो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी प्राप्त करी थी जितनी फोटोन में थी, this is equal to energy of photon। अलग अलग कितने सारे नामों से बुलाते हैं, एक आइटम हो ये है, जितने नामों से पुकारा जा सकते हैं, मैंने लगभग सब बोल दिया कि उसको ई इंसिडेंट बोले, ई फोटोन बोले, कुछ भी बोले, वो सब यही ठीक है, लिखा है। अच्छी बात है, इतनी ही फोटो इलेक्ट्रॉन ने गेन करी है बाय अ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एनर्जी स्पेंट, खर्चा कितना किया, बाय अ फोटो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग आउट ऑफ मेटल, मेटल से बाहर निकले, आपने एक पत्थर उछाला और धरती की ग्रेविटेशन को चीरता हुआ अगर अंतरिक्ष में जाना चाहे तो धरती से बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जैसे मुक्त पेट्रोल निकल जाएगा, क्योंकि धरती अट्रैक्ट कर रही थी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस अट्रैक्ट कर रही है, उस अट्रैक्शन को चीरते हुए उसको बाहर निकल जाना है, उसको खर्च कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, व्हिच इज h nu naught, which is hc upon lambda naught। nu naught कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और lambda naught कहलाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, w naught कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, ठीक। इतने खर्चे के बाद जो एनर्जी बच गई उसका क्या होगा, वो उसकी पर्सनल एनर्जी है। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, this is E of photon minus E spent in coming out of metal, which is कितना हो जाएगा बताओ, which is E minus W naught या hc upon lambda minus hc upon lambda naught, which is h nu minus nu naught। ये अलग अलग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है जो आइंस्टीन की इक्वेशन कही जाती है। अब ये मैक्स शब्द यहाँ क्यों लगाया है, मैक्स शब्द इसलिए लगाया है भाई कि अगर ऊपर के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, कम से कम एनर्जी जो उसको बाहर निकलने में लगती है वो है वर्क फंक्शन। मान लो फोटोन बाहर नहीं अंदर घुस गया यहाँ तक, अब यहाँ घुसे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, क्योंकि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, उसको चीरते हुए ऊपर तक निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसमें खर्चा ज्यादा लगेगा, तो डब्ल्यू नॉट ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो कम से कम जो खर्च है वो है डब्ल्यू नॉट, अगर कम से कम खर्च है डब्ल्यू नॉट, तो जो बाहर एनर्जी जो है वो के ई मैक्स लिखते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है अगर खर्चा मिनिमम है, क्योंकि जो आ रहा है वो तो फिक्स्ड है, इसलिए वो मिनिमम आता है, मिनिमम खर्चा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी जो बात कर रहा है। तो किस बात पर डिपेंड करती है, खाली 2 चीज पर, एनर्जी ऑफ फोटोन पर और वर्क फंक्शन, यानी मेटल पर। मेटल बदलोगे तब वर्क फंक्शन बदलेगा, हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन निश्चित है। इज
ज्ञान के आलोक में आइए, हम अपना प्रश्न है उसको देखिए। एक छोटी सी चीज और, ये इंटेंसिटी क्या बला होती है, इसकी बात नहीं होती बहुत ज्यादा, फिजिक्स वाले बड़े बात करते हैं, हम लोग भी बहुत फालतू बात है। इंटेंसिटी होती क्या है तो काम की चीज, कुछ लोग क्या हो सकती है। मान लीजिए लेजर लाइट है तो हम कहते हैं बड़ी इंटेंसिटी होती है, मामूली कैंडल लाइट है तो उसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं होती। इंटेंसिटी का मतलब है कि कितने फोटॉन्स लगातार आपके पास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक चीज है, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कुछ है ये चीज है ना, पर ये पता है कि इंटेंसिटी का मेटल से कोई लेना नहीं है। हाँ जी, और इंटेंसिटी का वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी कोई लेना नहीं है। क्यों? मान लीजिए कम वेवलेंथ थी पर कुछ संख्या है जो पर सेकंड आ रही है तो इंटेंसिटी कुछ है, मतलब वेवलेंथ बदलेंगे तो इंटेंसिटी बदल जाएगी, इसका मतलब नहीं है। वो तो फोटोनों की संख्या एरिया और टाइम पर डिपेंड करती है, वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा और न्यू। तो क्या आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। अगर उसका इंटेंसिटी से कोई लेना नहीं आए तो कुछ भी इंटेंसिटी क्या फर्क पड़ता है, तो इंटेंसिटी तो बदलता है, के ई मैक्स विल रिमेन सेम। अच्छा, तो चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, पूरी इंटेंसिटी। तो ये आंसर है, ये आंसर है जी, ये आंसर है। बस स्टाइलिश तरीका है, बहुत मामूली सी चीज पूछने का, इसी बहाने से हमने पूरी झांकी आपको दिखा दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। बढ़िया, अरे शानदार। आइए देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट फॉल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस। फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस क्या है? मेटल की सरफेस है। ये मेटल की सरफेस पर लाइट चमकाई किसी ने, लाइट गिरी 3000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ वाली, फॉर व्हिच वर्क फंक्शन इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द एमिटर इलेक्ट्रॉन? वो तेरी स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका भी फॉर्मूला E into V stopping is equal to KE max. Max kinetic energy of a photoelectron. Maximum kinetic energy of a photoelectron is equal to stopping potential multiplied by charge on the electron. Charge electron तो constant है, stopping potential पूछा है, तो अगर मैं maximum kinetic energy निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो KE max कितना है? KE max को अगर आप गौर फरमाएं तो वो कितना हो जाएगा? That is, अब इसको हम जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल के देखते हैं। This is hc by lambda, जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं ना, माइनस W नॉट, और W नॉट तो डायरेक्ट 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही सही। हाँ, तो बस hc by lambda में सब्स्टिट्यूट करना है, बस तय करना है। अब अगर एनर्जी निकालनी हो, आपको फॉर्मूला यार hc by lambda वैसे कैलकुलेशन ग्रुप में तो बहुत ही घिनौना लग सकता है। जस्ट अगर आप याद करें, ये 1 2 का 400, ये क्या है? 1 2 का 400 एंगस्ट्रॉम यूनिट डिवाइडेड बाय लैम्डा था। अच्छा, ऐसा है जी। हाँ, सब्स्टिट्यूट कर दे, आप कर दो। तो यहाँ पर अगर 3000 देंगे, E फोटॉन को लेकर तो कितनी हो जाएगी? 3000 1 2 3 1 2 3 क्या जाएगा? 4.133 एंगस्ट्रॉम्स। अच्छा, तो ये है एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंगस्ट्रॉम इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पड़ गया, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया। ये यूनिट्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम यूनिट जैसे यूनिट सकते तो ये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताई थी, ऐसे याद ही कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाती है इससे। तो 4.13 माइनस 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगी कितनी? ये आ जाएगी 2.533 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है काइनेटिक एनर्जी, उसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दें तो उतने ही वोल्ट्स आ जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों? बिकॉज़ दिस इज इक्वल टू E into V। E काट दीजिए, थोड़ा रूट लगता है बट एक्यूरेट बुरा नहीं है, तो पोटेंशियल आता है 2.533 2.54, एक ही बात है, लगभग 20 आंसर। राइट। तो 3 लड़के झटके हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपने लिया और उससे वोल्ट निकाल लिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इस तरीके से काम किया, फिर एनर्जी को जब हमने निकाला तो यूनिट्स को मैनिपुलेट करके फॉर्मूला जो लर्न किया था उसको याद किया। ये सारे पॉइंट्स इसमें नए टेकअवेज हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कांसेप्ट यहां था, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये और अच्छा क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन रिवीजन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ठीक है, चलो अब आते हैं बोर्स थ्योरी पर। ओके, तब गोइंग एक्साइटिंग है बोर्स थ्योरी। बोर के 3 पोस्टुलेट्स थे, कौन से? कि एटम्स में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट्स कॉल्ड शेल्स। फिर सेकंड पोस्टुलेट था, एज लॉन्ग एज दे रिमेन इन दीस शेल्स दे डू नॉट एमिट और एब्सॉर्ब एनी रेडिएशन। अगर ऊपर कूदते हैं तो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, नीचे जाते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं, और जब तक उसमें पड़े रहते हैं एनर्जी एमिट करते हैं एब्सॉर्ब। और थर्ड, क्वांटाइज्ड की एनर्जी, ये उसी और एंगुलर मोमेंटम, ये उन्हीं शेल्स में घूम सकते हैं, फॉर व्हिच mvr बराबर nh/2π। ये 3 पोस्टुलेट्स थे बोर के, जानते हैं ना। आप देखते हैं, which of the following statement does not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? बोर के assumptions में कौन नहीं है? A, energy of electrons in an orbit is quantized. Actually बोर ने कहा था एंगुलर मोमेंटम mvr ये क्वांटाइज्ड है, लेकिन क्या आप देख सकते हैं mvr या एंगुलर मोमेंटम जो है इसको आप रिलेट कर सकते हैं किससे? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगी। ये क्वांटाइज्ड क्या बोल रहा है, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द रेडियस अलग-अलग रेडियाई में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो जो मन चाहे उस रेडियस में नहीं रह सकता। रेडियाई की कोई निश्चित वैल्यू है, r1 r2 r3, इनके बीच की कोई वैल्यू अपना दिल चाहे ऐसी वैल्यू नहीं ले सकता इलेक्ट्रॉन। वो कुछ सेलेक्टेड रेडियस ही अलाउड है, उन्हीं में चलेगा। हो सकता है आपको बात अजीब लगे, क्यों नहीं चल सकता? नहीं, बस नॉट अलाउड। बोर्ड में से एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने कहा बस नॉट अलाउड नहीं जा सकते। ये कुछ वैसे ही है कि जैसे एक जंगल है, हाँ जी, उसमें सड़क बनी हुई है बीच में, हाँ जी बिल्कुल। अब आप अगर जा रहे हैं तो आप सड़क पर चलेंगे, अब आप चले जंगल में जा सकते हैं? यार तू गाड़ी बैठ के जा रहा है, जंगल में कैसे उतरेगा? वहां पेड़ पे गाड़ी घुसेगी नहीं, तो तू गाड़ी पे बैठ के सड़क पर चल सकता है ना। तो आपके कुछ रास्ते फिक्स है, एक दूसरी सड़क है, आप उस पर चल सकते हो। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ निश्चित डिस्टेंस हो सकते हैं, ये बीच वाले डिस्टेंस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे रास्ता ही नहीं है ना जाने का। अच्छा, जंगल में तो क्या आपको आंखों से रास्ता दिख रहा है कि बीच में पेड़ है, वहां दलदल है, कुछ यहाँ नहीं जा सकते। हो सकता है यहाँ तो खाली जगह एटम के अंदर, कोई बात नहीं। लेकिन बोर पहले आदमी थे जिन्होंने कहा जो दिल चाहे वो रेडियस ले सकते, कुछ निश्चित रेडियाई है, इन्हीं में घूमना पड़ेगा और अलाउड ही नहीं है और कहीं जाना, ऐसा बोल देते बोर महाराज। और इसको फैशनेबल शब्दों में कहा गया कि रेडियस क्वांटाइज्ड है। अगर रेडियस क्वांटाइज्ड होगी तो एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी सब क्वांटाइज्ड है। ठीक है। B, electron in the orbit nearest to the nucleus has lowest energy. ये बोर्ड का assumption नहीं है, तो उससे आ तो जाता है रिजल्ट कि हाँ जो सबसे करीब है उसकी एनर्जी सबसे कम है, जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ जाती है, तो सत्य है। लेकिन assumption नहीं है, उससे डिराइव किया गया है, सत्य। C, electrons revolve in different orbits around the nucleus. ये भी तो सच है। फिर position and velocity of electrons in the orbits cannot be determined simultaneously. ये तो हाइजेनबर्ग की आत्मा आ गई टहलती हुई।
हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल में आता है बाबू इसका बोर से कोई लेना देना नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल। बोर मॉडल में डी दूर दूर तक नहीं है, हमारा आंसर है डी। राइट राइट, अच्छी बात। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क और जीमन इफेक्ट हुआ करते थे। स्टार्क इफेक्ट जब स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्प्लिट कर जाए तो स्टार्क, और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट कर जाए तो जीमन इफेक्ट कहलाता था। ये जीमन इफेक्ट है। वाह, केमिस्ट्री मैनों से भरी हुई है। हॉफमैन, लिबरमैन और कई कुछ सुनेंगे आपने, गटरमैन भी आते हैं। और यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में मैन लोग कम है, इट इज लेस मैनली इट सीम्स, बट वी हैव एटलीस्ट अ जी-मैन, ही-मैन, और वी हैव जी-मैन। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। स्पेक्ट्रल लाइंस याद है क्या थी? और ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, बड़ा आसान बताता हूं। अगर आप कोई एटम ले लें या कोई मॉलिक्यूल, कोई भी चीज ले लें, उसे खूब गर्म करें, उसको एनर्जी देते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। हां जी, कई बार लोहा गर्म करते हैं तो वो तब तक लाल हो जाता है, और गर्म करें तो तब तक सफेद भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों को गर्म करने पर अलग अलग रंग के फोटॉन्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको एनर्जी देते हैं, किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, और जब वो वहां से लोअर ऑर्बिट में गिरते हैं तो वो कुछ फोटॉन्स छोड़ते हैं। उन फोटोनों को आप इकट्ठा कर लें, उनकी सबकी वेवलेंथ नोट कर लें, तो हम कहेंगे इससे मिल जाती है हमें स्पेक्ट्रल लाइंस। अच्छा, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस और कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ्स है, या कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स है। वेवलेंथ फोटॉन होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स जो किसी भी पदार्थ से गर्म करने पर एमिट हो रहे हैं, ये चीज कहलाती है एमिशन स्पेक्ट्रम। सरल शब्दों में ये एमिशन स्पेक्ट्रम। और भाई जैसे जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो आपको कुछ एक्चुअली कुछ लाइंस दिखाई पड़ती हैं, कुछ ऐसी, कुछ महीन लाइंस, कुछ मोटी लाइंस। मोटी लाइंस मतलब हुआ कि इसके कई सारे फोटॉन निकल रहे हैं, महीन लाइंस का मतलब हुआ इसमें जो फोटॉन्स हैं वो कम संख्या में आ रहे हैं, ये मतलब हुआ। मान लीजिए इस तरह से अलग अलग आपको स्पेक्ट्रल लाइंस दिखी, बड़ी खुशी हुई। अब आपने इसी पदार्थ में आजू बाजू मैग्नेट रख दिया, और जैसे ही आपने मैग्नेट रखा, आपने देखा कि ये जो एक मोटी सी स्पेक्ट्रल लाइन थी, इसके कुछ इसके आजू बाजू कुछ महीन लाइनें थोड़ी पतली हो गई और कुछ महीन लाइनें और प्रकट हो गई। तो ये हम कहेंगे कि यार ये स्प्लिट हो गई, जो वो थी, क्या नाम है, स्पेक्ट्रल लाइन, वो स्प्लिट हो गई। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहलाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नॉर्मल में तो px, py, pz तीन तरह की p ऑर्बिटल होती हैं, सबकी एनर्जी सेम होती है, पर जैसे आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, px, py और pz की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। उस चक्कर में क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग हो गई, तो आप पाते हैं कि स्पेक्ट्रम भी अलग अलग एनर्जी के फोटॉन, हल्की हल्की आसपास लेकिन अलग अलग एनर्जी के फोटॉन एमिट कर लेता है, जिसको कहते हैं कि स्प्लिट हो गई है स्पेक्ट्रल लाइंस। अच्छा, ये जीमन इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होता है तो कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है तो कहते हैं जीमन इफेक्ट। क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसका फोटोइलेक्ट्रिक से कोई लेना नहीं है, ये जीमन इफेक्ट है। एक ध्यान सच्चियां, और उसकी माने मैंने आपको एमिशन स्पेक्ट्रम का कांसेप्ट और स्प्लिटिंग का कांसेप्ट के द्वारा याद दिला दिया है। खुश तो हैं आप? हां, बड़े खुश हैं, अच्छी बात है। आइए देखो, लिमिटेशन है बोर्स मॉडल की, बोर महाराज स्टार्क और जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनमें एसपीडीएफ ऑर्बिटल का कांसेप्ट ही था, बोर तो ऑर्बिट बनाकर बड़े खुश थे, इसलिए अब बोर फ्लॉप हो गए जब स्टार्क और जीमन ने एक्सपेरिमेंट करके अपने इफेक्ट्स निकाले तब। लेकिन स्पेक्ट्रम की कथा बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पाल्मर सीरीज। रट ले से कौन रट लेता, ऐसे देख लो। एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होती है? E इज, अगर आपको याद हो, RH या E नॉट ले लें, 1/n1² - 1/n2²। ये RH क्या है? रेडबर्ग्स कांस्टेंट है ना, और E क्या है? E इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन व्हिच इज hc/λ, या 1/λ। सो यहां पर ये रेडबर्ग्स फार्मूला है, 1/λ, where lambda is wavelength of emitted photon। और पाल्मर सीरीज है तो n2 तो हो जाएगा कितना, या n1 यहां पे हो जाएगा 2, कहीं से भी 2 में गिरेगा, तो लॉन्गेस्ट होगा 3 से 2 और शॉर्टेस्ट होगा इंफिनिटी से 2। तो 1/λ, लॉन्गेस्ट को मान लीजिए L कह रहे हैं, लॉन्गेस्ट है L, तो RH 1/2² - 1/3², कितना है? 9 - 4 5/4 9 = 36 RH, तो ये आ गया लैम्डा L। 1/λ s शॉर्टेस्ट आ जाएगा RH 1/2² - 1/0 इंफिनिटी स्क्वायर। इंफिनिटी से गंदी चीज को स्क्वायर करता है क्या? रेसिप्रोकलिटी 0 हो जाएगा, तो दिस इज RH/4 यानी 2। क्या करें? डिवाइड करो, क्या करेंगे? अच्छा, तो आ जाएगा, हमने अगर आप 2/1 कर दी तो आ जाएगा लैम्डा लॉन्गेस्ट बाय शॉर्टेस्ट, RH कट जाएगा, दिस इज 1/4 डिवाइडेड बाय 5/36, 9:5। ओह, 9:5। दिस द आंसर इंडीड, दिस द आंसर। देखिए क्या है, स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, सिंपल सा फार्मूला सब्स्टिट्यूशन है। रेडबर्ग्स फार्मूला याद करें क्या है, मैं आपको एक बार अगर आप भूल गए तो मैं अच्छे से आपको याद दिला देता हूं क्या है रेडबर्ग का फार्मूला। क्या होता है सब? 3 फॉर्मूले थे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी कंफ्यूज ना हो बच्चे, एनर्जी ई जो है दो जगह आता है, एक बार तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एक बार फोटॉन की। जब बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, कौन सी फोटॉन की, तब वो ई में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ई बराबर hc/λ, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये उसका फॉर्मूला, ये अलग है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ये होती है E0 z² n², सो E0 z² अपॉन n²। E0 इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल, और z है एटॉमिक नंबर। ये पोस्ट का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। तो जब मैं कहता हूं एनर्जी इन कोई n1, दिस इज E0 z² अपॉन n1², एनर्जी इन n2 हो जाएगी E0 z² z2 से होगा n2²। तो डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n1 एंड n2 इज, दोनों की एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E0 z² 1/n1² - 1/n2²। ये फॉर्मूला मैंने लिखा था, आपने तो कुछ और लिखा था कि डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिट्स में है, उसकी एनर्जी डिफरेंस ऊपर से नीचे कूदा है, जो एनर्जी डिफरेंस है कितना, वो इतना है, एंड दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन एमिटेड इन जंप। जब ऊपर से नीचे कूदेगा तो फोटॉन छोड़ेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो फोटॉन अब्सॉर्ब करेगा, वहां से फोटॉन मिल जाए तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन खुद ऊपर से नीचे कूद रहा है तो अपना एक फोटॉन छोड़ देगा। और एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी होगी? अब फोटॉन बराबर hc/λ के, तो लैम्डा इज लैम्डा ऑफ फोटॉन, मत भूल जाना। तो देखो आ जाएगा 1/λ फोटॉन, ये कौन सा फोटॉन एमिट किया गया जब इलेक्ट्रॉन कूदे, दिस इज E0 z² अपॉन hc। hc बोलते हुए बार बार hc बनना याद आ जाते हैं, जय उनकी, बहुत शानदार टीचर हैं, बहुत नमस्कार करें, याद है, व्हिच इज 1/λ फोटॉन। आगे कितना है ये RH 1/n1² - 1/n2। उसके बोर्स थ्योरी से रेडबर्ग फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये भी आपको सब द्वारा बकाला डिराइव आया, पर सब दिखा दिया ताकि कुछ ढंग रहे, सब रिवाइज रहे। कुछ नया, अच्छी बात है।
अच्छा ये RH ये चीज है, हाँ ये गंदी चीज RH कहलाती है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 to 7 पर मीटर ऐसा करती है। वैल्यू राउंड करके अच्छी है, वैसे 1 into 10 1.07 ऐसा कर लेते हैं, लगभग 1 मान लीजिए चल जाता है। बढ़िया फॉर्मूला, कैलकुलेशन नहीं सीखना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। बहुत माया देख लिया हमने बोर की, अब वक्त आ गया है डी ब्रॉगली का। द डी ब्रॉगली's wavelength of an electron in the first Bohr orbit is आएगा ये। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन एक वेव के तौर पर भी ट्रैवल करता है, हाँ जी। और डी ब्रॉगली महाराज ने कहा कि n times lambda of electron is equal to circumference of orbit which is 2 pi r। अच्छा तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लैम्डा कौन सी है? ये लैम्डा डी ब्रॉगली है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है ना, वही है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 2 पाई r अपॉन n। ओह दिस इज और फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसमें होगा n बराबर 1, तो हो जाएगा 2 पाई r, यानी कि इट इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट। इट इज इक्वल टू हाफ ना 1/4 ना सर्कमफरेंस, यस सी इज द आंसर इंडीड। सेकंड में इट इज इक्वल टू हाफ, थर्ड में इट इज इक्वल टू 1/3, फोर्थ में इज इक्वल टू 1/4, n की वैल्यू रखते होगे तो ऐसे थर्ड 1/4 1/5 कैसे आती जाएगी। इन फर्स्ट शेल में सर्कमफरेंस इज सेम एज वेवलेंथ ऑफ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द फार्मूला है, देखिए यहां से। अब कथा आ जाती है रोकीकर हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग बड़े अनसर्टेन आदमी थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति में ऐसी चीजों के पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं, जिनमें अगर एक को बनाओ तो दूसरा रुक जाता है। लोकेशन को बनाओ तो मोमेंटम रुक जाता है, मोमेंटम को बनाओ तो लोकेशन रुक जाती है, एनर्जी को बनाओ तो टाइम रुक जाता है, टाइम को बनाओ तो एनर्जी रुक जाती है। एक फार्मूला दिया उन्होंने, तो कंडक्ट की स्टोरी शॉर्ट है ना। फार्मूला क्या था? उन्होंने कहा था कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये हमेशा दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू h कट बाय 2। h कट क्या था? h बाय 2 पाई, h बाय 4 ऐसा। ये बोल गए थे डी ब्रॉगली मतलब हाइजेनबर्ग महाराज, ठीक है। यही काम करता है। तो बोला है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड, बोली है एट एक्यूरेसी ऑफ इतने परसेंट। अच्छा तो आप इसको निकालना है तो यहां पर ऐसे निकाल सकते हो इस तरीके से। फार्मूला क्या होगा मैं आपको थोड़ी जगह एक्स्ट्रा यहां लिखूंगा। डेल्टा p इज डेल्टा ऑफ mv व्हिच इज m टाइम्स डेल्टा v। नाउ आपको पता है कि 0.005% की एक्यूरेसी है और स्पीड की वैल्यू खुद कितनी है? 600 मीटर्स पर सेकंड। तो या इसको स्पीड को आप v मान लो, तो v है 600, एक्यूरेसी इतनी है, तो डेल्टा v कितना हो जाएगा? अगर 100 मीटर पर सेकंड होती तो चेंज होता 0.005 ऐसा बोला परसेंट। अगर आउट ऑफ 100 0.005 का घपला हो सकता है, ठीक। तो अगर 600 है तो घपला कितना होगा? 600 into 0.005 upon 100 which is 0.03 meters per second। 0.005 into 6 0.030 0.03 meters per second। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया क्या बोलते हैं इसको? एक्यूरेसी जो भी, ठीक। तो m डेल्टा v हो गया 0.0, तो ये हो गया 9.1 into 10⁻31 kg divided by 0.03 meters per second। यह चेंज या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो डेल्टा x into डेल्टा p is greater than equal to h upon 4 pi। लिमिट किस पे इक्वल कर लो, तो डेल्टा x is h upon 4 pi डेल्टा p, h is 6.636 into 10⁻34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय 4 into pi है जैसी है 3.14, और डेल्टा p कितना है? 9.1 into 10⁻31 रक्षा कर रखो into 0.03, सारे सारे यूनिट्स हैं, आ जाएगा। कितना आएगा ये? अब देखो बेटा बहुत गंदी कैलकुलेशन तुम्हारे करनी भी नहीं है। 10⁻34 और 31 इसको काटो सबसे पहले। 6.63 upon 4 into 3.14 into 9.1 into 0.03 into 10⁻3, और या इसको भी काटूं तो ये आ जाएगा 30, ये गायब हो जाएगा। तो बोला कितनी माया है ये? इतने मीटर्स है, अनसर्टेनिटी लोकेशन। अब ऑप्शन देखते हैं पहले, मीटर में बोलिए। अच्छा 10⁻3 रहने देते, 0.03 ही रहते, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई कर बेटे, और क्या होगा देख क्या है। वैल्यूज में डिफरेंस देख लेते हैं, आसपास है तो कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ 8 + 4 + 3, ठीक है। 5.1 1.9 3.8 बहुत दूर दूर नहीं है, पास पास की कैलकुलेशन तो थोड़ी इज्जत से करनी पड़ेगी, करते हैं इज्जत से करते हैं। 3.14, ठीक है। ये 0.56 हो जाए, 12.5, ये 12.5 के आसपास होकर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा और 12.5 और ये 2 डेसिमल इसको हटा दूं तो ये 0.1256 आ गया। मतलब 0.1225 होता है 8, तो जाएगा 6.63 into 8 into 10⁻3 डिवाइडेड बाय 9.1 into 3। 9 3 कितना है? 27 27.3। गंदगी का सफर है, कैसा सफर? और देखिए और काटो कूटो कितना हो जाएगा ये? अगर 10 से डिवाइड करेंगे 6 into 4 होता है 24, 6.6 into 4 होगा 24 plus 2.4 which is 26.4। ये लगभग 4 गुना है, लगभग 4 गुना थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये कितना होगा? 2 टाइम्स, 2 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो स्लाइटली लेस देन 2 into 10⁻3 ये आ जाएगा। ये तो दिख गया, स्लाइटली लेस देन 2 into 10⁻3। ओ माय गॉड, 2 into 10⁻3 से थोड़ा सा कम, कितना है? 1.92 जाएगा। ये है आंसर। पापा डिवाइड बहुत सारे, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार खून पीवा था। फार्मूला ये आपने ये क्या कर दिया? फार्मूला कौन सा लगाया? मैंने कॉमन सेंस से कर दिया। अच्छा तो फार्मूला जरूर बता सकते हैं कैसे। अगर आपको ऐसे एक्यूरेसी दी हो तो ये एक्यूरेसी ऑफ 0.005% परसेंट में दी हो ना कि वैल्यू में, तो क्या किया हमने? 0.005% का डिवाइड बाय 100 इनटू वेलोसिटी कर दी। कितनी थी ये? थी 600। तो एक्यूरेसी इन फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज डेल्टा v। हमने इसको यूज किया है एक्चुअली, और यहां से हमने डेल्टा v, ठीक। और फ्रैक्शन क्या होता है? अगर आप भूल रहे हैं, कंफ्यूज है, तो फ्रैक्शन होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। इस चीज को फ्रैक्शन बोलते हैं। तो परसेंटेज को 100 से डिवाइड करो, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो तो इनटू डेल्टा v आएगा। डन, ठीक। बहुत हो गया ये सब। अब आओ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर आ जाते हैं। एसपीडी फॉर्मूला पर बिल्कुल आ जाते हैं। देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज, ये कैसे? आपको याद है आउबाउस प्रिंसिपल ऑफ 3 चलते थे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f 5s 5p 5d और 5f 6s 6p 6d और 6f। अब फिर बड़े प्यारे प्यारे 3 चलाते थे ऐसे। क्या ये? हमने कहा था ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है बाबू, ऐसा। अच्छा तो 5p के बाद है 6s, हाँ जी, और फिर 6s से ज्यादा है 4f। जी हाँ, 6s से ज्यादा है 4f, तो गलत हो गया, कोई बात नहीं।
5p के बाद 6s के बाद 4f के बाद 5d, ये तो सही बात है, सिंगल करेक्ट था। आ गया b, तो कचड़े हैं सीओडी, आप तमन्ना तो देखते रहे, तो हमें तो तमन्ना नहीं। डन डन, दिस वाज क्विक, इट इज क्विक। मैच द फॉलोइंग, तेरी मैचिंग आ गया, क्या है तो बड़ा लग रहा है, आसान है। एक काम करें, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। और ये 1a 2b 3c 4d ऐसे ऑप्शन मैच कराए हैं, तो इसमें क्या है ना, जिसमें जैसे ये a b c ऐसे सब अलग अलग है ना, यहाँ पे तो क्या मान लिया क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिटल डिफर इन स्पिन। एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो पक्का ऑपोजिट स्पिन में होंगे, ये तो सच है, ट्रू, बिल्कुल सत्य। और ये कैसे आता है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आता है। क्यों? क्योंकि no two electrons in the same atom can have same set of all four quantum numbers। चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। अब अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो इसका मतलब है, आप देखिए n सेम है, l सेम है, n सेम है मतलब ऑर्बिट सेम है, l तो spdf सेम है, ऑर्बिटल भी वही है, तो इसका मतलब है m तक सेम हो चुका है, एक ही डब्बे के अंदर है, तो n l m सेम हो गए, तो डिफरेंस स्पिन में जरूर आएगा। ये बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो 1 के साथ मैच करेगा c, 1 के साथ मैच करेगा c। ऑप्शन देखें, 1 के साथ मैच करेगा a नहीं, b नहीं, तो a भी आउट हो गए, c मैच करेगा, ओ सही है। सेकंड सॉल्व करके देखते हैं क्या है, दो ऑप्शन तो लिखे नहीं, थोड़ा की जरूरत है, दो बाकी है। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स 2s 2p 3s 3p 4s, ओ 2s के बाद आती है 2p, फिर उसके बाद 3s 3p, फिर 4s, फिर 3d। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। अभी लास्ट पेज पे ऑलमोस्ट लिखा था, उसमें आ गया। तो 2s से 2p से 3s से 3p 4s बिल्कुल सच है। ठीक, एनर्जी का ऑर्डर कहां से आता है, ऑलमोस्ट प्रिंसिपल से। अच्छा सही है, तो 2 की मैचिंग है d, 2 की मैचिंग है d। और लो कर लो बात, 2 की मैचिंग d आ रही है, 1 की c, c इज द करेक्ट आंसर। क्या c इज द करेक्ट आंसर? अरे थर्ड फोर्थ तो पढ़े नहीं आपने, नहीं पढ़े जरूरत नहीं पढ़े, क्वेश्चन तो हो गया, फिर भी हम रिवीजन करते हैं, आपको कांसेप्ट समझा रहे हैं, थर्ड फोर्थ पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ n इज 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 1s2 2s2 2p3 दो निकल रहा है, सही है। ये आया कहां से? वेल, और बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर, ये ज्यादा मजेदार है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर इज 4s1 3d10। इसमें है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसमें है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वाला कांसेप्ट लेगा, तो फोर्थ के साथ तो b लग रहा है। अच्छा, फोर्थ के साथ b लग रहा है, तो क्या थर्ड के साथ a बच गया? थर्ड क्या है, नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3 है, और 2p3 में हाफ फिल्ड p सबशेल है, और इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी है, हाफ फिल्ड p सबशेल। यहाँ बिल्कुल सही बात। लो कर लो बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का सुंदर प्रश्न, चार कॉन्सेप्ट्स लिए हुए अपने में, सब पढ़ा है किसमें, इस क्वेश्चन। अच्छा है, सही है। अगला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ m व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर डबल डंबल शेप ऑर्बिटल इज वो तेरी। ये डबल डंबल क्या है? डंबल करते हैं ना, पहला नहीं करते जो है ना, डबल डंबल होगी d सबशेल, और d सबशेल के लिए l की वैल्यू होती है 2, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2, और m की वैल्यू कितनी होगी, -2 -1 0 +1 +2, ये पांच वैल्यूज होती है, इसलिए 5 d सबशेल होती है। फार्मूला क्या है, m कैन हैव वैल्यूज -l से लेकर 0 से लेकर +l तक सारे इंटीजर हो सकते हैं, m की वैल्यू में ये नहीं है। तो कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? 3 नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल कुछ है, 0 पॉसिबल है, हां -2 पॉसिबल है, -1 पॉसिबल है, हां भाई हां, +3 +3 -3 +2 -4, ये नहीं हो सकती, ये गलत बात कर दी आपने, 6 आंसर। ठीक है, एक और क्वांटम नंबर तो फटाफट क्वेश्चन बिल्कुल हो रहा है, देखिए द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अच्छा, इसके लिए फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम इज, रुबिडियम की बात चल रही है, रुबिडियम z बराबर 37 5th पीरियड का है, तो 4th पीरियड की नोबल गैस और 5s1, ये कॉन्फिगरेशन है किसकी, रुबिडियम s1। क्रिप्टन के बाद 5s1, हां जी, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 5th। ये कैसे पता? रुबिडियम 5th पीरियड एलिमेंट है, मुझे पीरियड याद है, इसे मैंने बिंदास बोल दिया सीधे। तो n बराबर तो 5 हो गया, और l बराबर क्या हो गया, s ऑर्बिटल है तो l बराबर हो गया 0, और m की वैल्यू क्या है, -0 से 0 से +0 मतलब 0, m की वैल्यू 0 हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। और स्पिन कैसी है, कुछ भी कर ले, +1 -1, तो 500 500 500, ये बेटा यही है सर। प्लस हाफ क्यों भाई, माइनस क्यों करते, कुछ भी कर ले यार, कोई भी देख सकते, माइनस साबित चल जाती है, मना नहीं करता। और मेन तो जैसे ही आपने बोला 5s ऑर्बिटल, 5s बोलते ही नक्की हो गया, तय हो गया कि भाई n तो 5 है, और s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0 है, और s ऑर्बिटल में m की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो स्पिन सकती है m 0, सीधी बात मेरे पास। शानदार। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, अरे फॉर्मूला क्या था इसका, मैं याद लाता हूं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स n - l - 1 l, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोडल सरफेसेस, ये कितनी हो जाएंगी, n - l - 1 प्लस l, यानी n - 1 ऐसे हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 3 1 और 2 याद है तो फटाफट में आप आ जाता है, बड़ी बात नहीं, जोड़ लीजिए। तो रेडियल नोड्स 3s, 3s का मतलब कितना है, 3s के लिए n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 0, इसके लिए भी n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू है 1, और एक मान। तो 3s में कितना होगा, 3 - 0 - 1 यानी कि 2, तो 3s में 2 रेडियल नोड्स हैं, इसमें 3s, और 2p में कितना होगा, 2 - 1 - 1 and 0, 2p में 0, तो 2, 0, 3s में 2 रेडियल नोड्स होंगे, 2p में कोई रेडियल नोड नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से आता है। देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है बताया था, लिख के दिखाया था भाई। एक और है बिल्कुल, which of the following atomic orbitals with one angular node shows 3 maxima in its radial probability distribution curve? क्या है, one angular node, number of angular nodes बराबर है l बराबर 1, यानी कि p ऑर्बिटल है, तो मानो ये p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल में 3 मैक्सिमा। अच्छा ग्राफ याद है आपको, ये 2p का ग्राफ, अच्छा ये 2p है जी, 3p कैसा, अच्छा, और 4p कैसा होगा, नंबर ऑफ पीक्स, आप देखिए नंबर ऑफ पीक्स इन ग्राफ इज n - l, n - l, तो जैसे अगर आपके पास 2p है तो 2 - 1 एक पीक आएगी, 2p में एक पीक है, 3p में 2 पीक है, और 4p में 3 पीक्स है। अच्छा ऐसा है जी, ऐसा है, तो ये 4p ऑर्बिटल है, बिल्कुल ये 4p ऑर्बिटल है बाबू। कैसे फॉर्मूला, नंबर ऑफ पीक्स इन ग्राफ इज n - l, हमको बोला 3 मैक्सिमम मतलब पीक, तो
3 is equal to n minus 1, therefore n बराबर 4 और p पहले से है तो 4p और बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? What will be the number of photons emitted per second? What will be the number of photons emitted per second if power of the radio transmitter is 1450 kilowatts and it operates at a frequency of 700 kilohertz? ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई किसी पिटी वापस। अच्छा, किसी पिटी बोल दिया उसे, ठीक है चलिए। 15 किलोवाट का है, फ्रीक्वेंसी इतनी, तो न्यू इतना है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज hc by lambda या h न्यू सॉरी 6.626 या 6.63 जो भी है 6.6 समथिंग into 10 minus 34 जूल सेकंड into 700 किलो, किलो मतलब 10 हर्ट्ज मतलब पर सेकंड। अच्छा ऐसा है, 6.6 कुछ into 10 minus 34 है और यहाँ 5 तो 10 minus 29 जूल सी आ जाएगी। ये कितने जूल है एक फोटॉन की एनर्जी, जरा सी चिल्लर सी एनर्जी, और बोला है 15 किलोवाट का ट्रांसमीटर है। किलोवाट यानी कि 15 किलो मतलब 1003 वाट मतलब होता है जूल्स पर सेकंड, ये वाट है, ये है टोटल एनर्जी। और ये बराबर किसके 6.6 into 7 ऑफ कोर्स 700 into 10 minus 29 जूल्स, ये एक एनर्जी into n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फोटॉन आएंगे, हर एक एनर्जी इतनी मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगी टोटल एनर्जी पर सेकंड। ये सिंपल है ठीक। तो n कितना हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा 15 into 10⁻³ अपॉन 6.6 into 7 को गिनवाना अपन 7 6 42 7 42 42 और 4 कितना हुआ 46, ये 46.2 के आसपास कुछ आ जाएगी, गंदगी बड़ा जो भी आएगा -29 रक्षा कर पड़ो क्या गंदगी है ना। अब आप इनके साथ डॉक्टर डिसॉल्व खा लिया तो मैं तो और भी कर रहा हूं 15 3 से 45 होता है, 46 कैसे काट दिया जी क्या कर लो लगभग अप्रॉक्सीमेट, फिर लगभग है 1/3 into 10⁻² कितना है रे 32 1/3 एक्चुअली वास्तव में थोड़ा सा कम ही होगा, क्यों? क्योंकि हमने 46 को 45 मान लिया है, हमने डिनोमिनेटर घटाया है तो जो संख्या आई है थोड़ी बढ़कर आई है, असली संख्या थोड़ी कम है ठीक है। 3.3 into 10⁻32 यहाँ पे इसके आसपास घूमिए फिगर, एक डेसिमल की जगह यहाँ पर है हम है ना, डेसिमल की थोड़ी सी अलग कर दी है, शायद 31 का 32 आ रहा है, बाकी सब बढ़िया है, ये आंसर है। इसलिए मिस्टेक करिए, कहीं कैलकुलेट थोड़ी बहुत है ना, अपन इमोशनल लॉस को लेकर देखें काट कूट, बट क्योंकि आंसर बहुत दूर है तो अपनी मिस्टेक कवर हो गया, टेंशन नहीं है। और ये आ गया ना, यहीं पे ये 0.33 था, इसको मैंने 3.3 कर दिया था, 0.33 ठीक है। अब आ जाए वर्ड आउट विदाउट एनी डाउट। बच्चा लोग शानदार रहा है सेशन A to Z, हमने पूरी परिक्रमा करी और फिर लौट कर वापस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दिखा दिया हमने कि सारे चैप्टर की कहानी जो आपको सुनानी वो पूरी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है इस अच्छे से रिवीजन का आपको बहुत फायदा मिलेगा और सुपर फायदा मिलेगा अगर अगले सेशन को आप बच्चों एक बार थ्योरी रिवाइज करके भले आप 20 मिनट के लिए करें और थ्योरी एक बार पढ़ के डेफिनेशन फॉर्मूले पढ़ के लर्न करके आप बैठेंगे रिवीजन में, बहुत फायदा कैलकुलेट करके मेरे साथ सॉल्व करने में मेरे से पहले जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए हमेशा, तभी आपको इसका असली फायदा मिलेगा। शानदार रैंक बूस्टिंग सेशंस हैं, न सिर्फ रिवीजन ढंग से होगा, इससे ही आपकी रैंक बनेगी, बिल्डअप होगी। बड़े क्रूशियल सेशन है जो क्लास में पढ़ाया है वो तो आपको फाइनल सिलेक्शन में उसका मान लीजिए 50% योगदान ही है, मैक्सिमम 50%। तो इन छोटे छोटे सेशंस का है जिसमें हम वास्तव में जो फसल बोई थी अब उसे काट के इकट्ठा करके संजो रहे हैं। मत चुकिएगा, आज की मुलाकात से फिर